नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, हम क्या किसी से कम हैं। एक हाथ में पर्स व टिफिन और दूसरे हाथ में गाड़ी की चाबी लेकर तेजी से मैं घर से बाहर निकल रही थी कि अचानक चाबी मेरे हाथ से छूटकर आंगन के एक तरफ जा गिरी। ओहो! एक तो वैसे ही ऑफिस के लिए देरी हो रही है, दूसरे कहते कहते जैसे ही मैं चाबी उठाने के लिए झुकी तो मेरी नजर कूड़ेदान पर गई, जो ऊपर तक भरा पड़ा था। लगता है कूड़े वाला आज भी नहीं आया। यह सोचकर झल्लाती हुई मैं घर से बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठकर मैं अपने ऑफिस की ओर चल पड़ी। जितनी तेजी से मैं सड़क पर दूरी तय कर रही थी, मेरा मन शायद उससे भी तेजी से छलांगे भर रहा था। याद आया मुझे 15 साल पहले का वह समय, जब मैं नई नई इस कॉलोनी में आई थी। सामान को ठीक जगह पर लगाते लगाते रात के 12 बज गए थे। थकान के मारे बदन टूट रहा था। यह सोचकर कि सुबह देर तक सोऊंगी और फिर फ्रेश होकर सामान सेट करूंगी, मैं सो गई थी। सुबह सुबह ही दरवाजे की घंटी बज उठी और उस गहरी नींद में मुझे वह घंटी चित्कार करती लग रही थी। अरे, इतनी सुबह कौन आ गया? झल्लाती हुई मैं बाहर आ गई। अरे बीबी जी, कूड़ा दे दो, और कूड़े का डब्बा कल से रात को ही बाहर निकाल दिया करना। मेरी आदत बार बार घंटी बजाने की नहीं है। वह यहाँ का कूड़ा उठाने वाला कर्मचारी था। धीरे धीरे मैं नई कॉलोनी में रम गई। पड़ोसियों से जान पहचान हो गई। बाजार, पोस्ट ऑफिस, डॉक्टर आदि हर चीज की जानकारी हो गई। नए दफ्तर में भी सब ठीक था। काम वाली बाई भी लगभग समय पर आ जाती थी। बस अगर समस्या रही तो कूड़े की। रात को मैं कूड़ा बाहर निकालना भूल जाती थी और सुबह कूड़ा उठाने वाला अभद्र भाषा में चिल्लाता था। गुस्से में एक दिन मैंने उससे कह दिया, कल से कूड़ा उठाने मत आना, मैं कोई और कूड़े वाला लगा लूंगी। कैसे लगा लेंगी आप कोई दूसरा कूड़े वाला? लगा कर तो देखिए, हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। यह हमारा इलाका है, इधर कोई दूसरा देख भी नहीं सकता। उसकी आवाज में किसी आतंकवादी सा दर्प था। मेरा स्वाभिमान आहत हो गया। उसकी ऊंची आवाज सुनकर मेरी पड़ोसिन श्रीमती शर्मा भी बाहर आ गई। उन्होंने किसी तरह कूड़े वाले को शांत किया और उसके जाने के बाद मुझे समझाया कि इससे पंगा मत लो, वरना तुम्हारे कूड़े उठवाने की समस्या खड़ी हो जाएगी। इनके इलाके बटे हुए हैं, ये किसी दूसरे को लगने नहीं देते। श्रीमती शर्मा का कॉलोनी में काफी रुतबा था। उनके पति किसी अच्छी पोस्ट पर थे। उनके घर में सुख सुविधा का हर सामान था। नौकर चाकर, गाड़ियां, यहाँ तक कि उनके इकलौते बेटे को स्कूल लाने ले जाने के लिए भी एक गाड़ी तथा ड्राइवर अलग से था। तो अगर वह भी इस कूड़े वाले के आगे असहाय थी, तो मेरी क्या बिसात। मैं मन मार कर रह गई, पर मन में एक फांस सी चुभती रहती थी कि काश मैं उस कूड़े वाले को हटा पाती। एक दिन शाम को मैं किसी काम से अपनी कॉलोनी के सामने वाली कॉलोनी में गई थी। गाड़ी रोककर मैंने एक छोटे से लड़के से अपने गंतव्य का पता पूछा। अचानक मुझे लगा कि यह लड़का तो घरों से कूड़ा उठा रहा है। समाज के प्रति जागरूकता के अपने स्वभाव के चलते मैं उस लड़के से पूछने ही जा रही थी कि बेटा, आप स्कूल क्यों नहीं जाते? लेकिन मेरा स्वार्थ और मेरा आहत स्वाभिमान आड़े आ गया। मैंने पूछा, बेटा, मैं सामने वाली कॉलोनी में रहती हूँ, क्या तुम मेरा कूड़ा उठाओगे? मेरी आशा के विपरीत उसका जवाब था, उठा लेंगे। मैं हैरान हो गई। मैंने उसे अपने कूड़े वाले की बात बता देना उचित समझा। मेरी बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराया और बोला, हम किसी से नहीं डरते। हम क्या किसी से कम हैं? पर हम कूड़ा उठाने शाम को ही आ पाएंगे। 10-12 साल के उस बच्चे की आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि मैंने उसे अपना पता दे दिया तथा अगले दिन से आने को कह दिया। मुझे लगा मेरी समस्या सुलझ गई। लड़का शाम को कूड़ा लेने आने लगा।
उसके आने तक अक्सर मैं अपने ऑफिस से वापस आ जाती थी। पुराने कूड़े वाले को मैंने यही कहा कि मैं खुद ही अपना कूड़ा कहीं डाल आती हूँ। वैसे भी वह लड़का शाम को आता था और पुराने कूड़े वाले को पता भी नहीं चलता था। पर यह नया लड़का छुट्टियां बहुत करता था। कभी कभी तो कई कई दिन मैं मन ही मन बहुत कूदती थी। बीमारी फैलने का डर बना रहता था। मैं सोचती, काश भारत में भी विदेशों की तरह मशीन मिलने लगे जिसमें कूड़ा डालो, बटन दबाओ और बस कूड़ा खत्म। कूड़े की यह परेशानी जैसे हमेशा मेरे व्यक्तित्व पर हावी रहती थी। छुट्टी करने के बाद जब वह आता तो मैं इतनी झल्लाई हुई होती कि गुस्से से पूछती, कहाँ मटर गश्ती करते रहे इतने दिन तक? उसका वही चिर परिचित जवाब, कहीं भी, हम क्या किसी से कम हैं? मेरा मन करता है कि मैं उसकी छुट्टियों के पैसे काट लूं, पर कहीं वह काम न छोड़ दे, यही सोचकर डर जाती और मन महसूस कर रह जाती थी। उसकी छुट्टियां करने की आदत से मैं उससे इतनी नाराज रहती कि मैंने कभी भी उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके माँ बाप क्या करते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं जाता आदि। हाँ, एक आध बार उसका नाम जरूर पूछा था, पर वह भी जहन से उतर गया। मेरी छुट्टी वाले दिन अक्सर श्रीमती शर्मा मेरे पास आकर बैठ जाती। उनकी बातों का विषय उनका बेटा ही होता। उनका बेटा शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता था। घर पर भी बहुत अच्छे टीचर पढ़ाने आते थे। उनके बेटे के पास महंगा कंप्यूटर, महंगे वीडियो गेम्स तो थे ही, साथ में एक अच्छा सा मोबाइल फोन भी था। वह अपने बच्चे का पालन पोषण पूरे रईसी ढंग से कर रही थी। यहाँ तक कि मैंने कभी उसे कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलते भी नहीं देखा था। कभी कभी मुझे लगता था कि श्रीमती शर्मा अपने बेटे की चर्चा कम, मगर बेटे की आड़ में अपनी रईसी की चर्चा ज्यादा कर रही हैं। पर फिर भी मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता, क्योंकि मेरे बच्चे हॉस्टल में थे और उनके बेटे के बहाने मैं भी अपने बच्चों की बातें कर लेती थी। वक्त गुजरता रहा, जिंदगी चलती रही। श्रीमती शर्मा का लड़का जवान हो गया और कूड़े वाला भी, पर उसकी आदतें नहीं बदली। वह अब भी बहुत छुट्टियां करता था, पर मेरे पास उसे झेलने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं पुराने कूड़े वाले की सुबह सुबह की अभद्र भाषा सहन नहीं कर सकती थी। इतने वर्षों में भी कोई मशीन नहीं बनी भारत में। कूदते कूदते मैंने अपने ऑफिस में प्रवेश किया। रोज की तरह ऑफिस का दिन बहुत व्यस्त था। कूड़ा और कूड़े वाले के विचारों को मैंने दिमाग से झटका और अपने काम में लग गई। शाम को घर आई तो देखा कि मेरे पति अभी नहीं आए थे। मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर लॉन में बैठ गई। अचानक मैंने देखा कि सफेद टी शर्ट और नीली जींस पहने मिठाई का डब्बा हाथ में लिए कूड़े वाला लड़का मेरे सामने खड़ा है। उसने पहली बार मेरे पांव छुए तथा मिठाई मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, मैंने नॉन मेडिकल में यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। यह सब आप लोगों की उन छुट्टियों की बदौलत है जो मैंने जबरदस्ती की है। दिन में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, इसलिए शाम को कूड़ा उठाता था, लेकिन परीक्षाओं के दिनों में मैं शाम को आ नहीं पाता था। कूड़ा उठाना मेरी पढ़ाई के खर्च का जरिया था। अगर आप लोग मुझे सहयोग नहीं देते और हटा देते तो मैं यह सब नहीं कर पाता। मैं हैरान रह गई। अचानक ही मुझे उसकी बात, हम क्या किसी से कम हैं, याद आ गई। मैंने पूछा कि तुमने कभी इस बारे में बताया नहीं, तो वह हंसकर बोला, आंटी आपने कभी पूछा ही नहीं। मैंने आशीर्वाद दिया तथा उसकी लाई मिठाई भी खाई। कूड़े वाला अचानक ही मेरी नजर में ऊंचा, बहुत ऊंचा हो गया था, जिसे इतने वर्षों तक कोसती रही थी तथा हमेशा ही जिसके पैसे काटना चाहती थी। आज मन ही मन मैंने उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने का निश्चय कर लिया था। अरे, श्रीमती शर्मा के बेटे का भी तो आज ही परीक्षा फल आया होगा।
वह भी तो नॉन मेडिकल की परीक्षा दे रहा था। याद आते ही मैं श्रीमती शर्मा के यहाँ चली गई। उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने अपने बेटे को सभी सुविधाएं व ऐशो आराम दिए हैं, फिर भी वह मुश्किल से पास भर हुआ है, श्रीमती शर्मा बोली। अचानक ही श्रीमती शर्मा की रईसी मुझे उस कूड़े वाले की गरीबी की आगे बहुत बौनी लगने लगी थी। आता और कूड़ा उठाकर चला जाता, वह क्या करता है, इतनी छुट्टियां क्यों करता है, यह जानने की मैंने कभी जरूरत नहीं समझी। और आज जब मुझे उसके बारे में पता चला तो हैरान रह गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।